ज़ारा एक आधुनिक ख़्याल वाली युवती थी। वह अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीती थी। सगाई के बाद जब उसे लगा कि ससुराल वाले अंधविश्वासी और दकियानूसी सोच वाले हैं, तो उसने शादी तोड़ने का फ़ैसला कर लिया। मगर क्या यह इतना आसान था? ज़ारा को भारी गहनों और कपड़ों में बेहद घुटन हो रही थी, पर पसीने से सराबोर वह संस्कारों के कारण चुप बैठी रही। उसकी समुद्र जैसी नीली व गहरी आंखें बार-बार आनंद को तलाश कर रही थीं, पर आनंद उसे दूर-दूर तक नहीं दिख रहा था। तभी उसकी जेठानी जूही आई और हंसते हुए बोली, ज़ारा, ये काजल तो तुम्हारी समुद्री आंखों ने इधर-उधर फैला दिया है, मगर थोड़ा सब्र रखो। आनंद श्वेता को लेकर हॉस्पिटल गया है। ज़ारा का गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह बात जूही की अनुभवी आंखों से छिपी ना रह सकी, मगर आनंद की ताई सास संतोष को देखते ही उसने आंखों ही आंखों में ज़ारा को इशारा किया और ज़ारा ने अपने आप को कंट्रोल किया। ताई सास संतोष ने कहा, अच्छा तो ये अप्सरा लेके आया है आनंद, वरना तो इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे। आनंद की मम्मी सुधा बोली, दीदी अब छोड़ो, बस देखना यह है कि आनंद की बहू के कैसे पैर रहेंगे इस घर के लिए। ज़ारा और आनंद की मंगनी एक तरह से बेमन से ही हो रही थी। जहां आनंद के परिवार को ज़ारा के मध्यवर्गीय होने से समस्या थी, वहीं ज़ारा के परिवार को इस विवाह के सफल होने की कोई संभावना नहीं लग रही थी। श्वेता, जो आनंद की बड़ी बहन और अब ज़ारा की बड़ी ननद बनने जा रही थी, को आज मंगनी की रात अचानक से लेबर पेन शुरू हो गए। दोनों भाई मतलब आनंद और राहिल और श्वेता की मामी श्वेता के साथ हॉस्पिटल गए थे। ताई सास आंखों ही आंखों में ज़ारा से रूप रंग और मायके से मिले उपहारों को तोल रही थीं। फिर ज़ारा को उन्होंने जड़ाऊ झुमके और मैरून रंग की कांजीवरम की साड़ी उपहार में दी थी। सुधा बार बार भीतर बाहर हो रही थी। उसकी विवशता थी कि वह हॉस्पिटल नहीं जा पाई थी, पर उसका दिल श्वेता में ही लगा था। सुधा को गुरुजी ने हिदायत दी थी कि अगर वह बच्चे के जन्म के समय बेटी के साथ नहीं रही तो अमंगल हो सकता है। सुधा और पिता वीरेंद्र की लाडली थी। श्वेता पर माता पिता का प्यार क्या बच्चों की किस्मत बदल सकता है? ज़ारा बैठे बैठे ही ऊँघ रही थी कि तभी फोन की रिंगटोन से उसकी तंद्रा टूटी। आनंद का फोन था। फोन उठाते ही ज़ारा बोली, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारा जाना जरूरी था। मैं कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। आनंद चिढ़ते हुए बोला, अब थोड़ा पत्नी मोड में आ जाओ। मम्मी पापा ने मंगनी तो करवा दी है और अब जल्दी ही शादी के बाद हम तुम्हारे ऑफिस के पास वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। इतना उतावलापन किस बात के लिए है? ज़ारा बात खत्म करने के लिए बोली, श्वेता दी कैसी हैं? आनंद बोला, वही बताने के लिए फोन किया था। उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। घर में जो तनाव का माहौल था, ज़ारा को मन ही मन लग रहा था कि शायद अब तनाव का कुहासा कुछ कम हो जाए, मगर एक नीरव सी शांति पसरी हुई थी। आनंद के परिवार ने ना तो ज़ारा और ना ही उसके परिवार से कुछ बातचीत की। ज़ारा को एकाएक अजनबी जैसा महसूस हो रहा था। हार कर बिना आनंद से मिले ज़ारा और उसका परिवार मैरिज हॉल से वापस आ गए। ज़ारा की मम्मी ने रास्ते में ज़ारा से कहा, तुम कैसे एडजस्ट करोगी उस परिवार में? उन्हें अपने रुतबे और ओहदे पर बहुत गुमान है। ज़ारा इससे पहले कुछ बोलती, आनंद का मैसेज था। उसने पूरे परिवार से यूं बीच में जाने के लिए माफ़ी मांगी थी और कल ज़ारा को नाश्ते के लिए आमंत्रित किया था, ताकि वह पूरे परिवार से ठीक से बातचीत कर सके। ज़ारा के मम्मी पापा ने बेमन से ही सही, मगर अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ कर दी थी। ज़ारा सफ़ेद सूट और लाल चुंदरी पहनकर गई थी। उसे लग रहा था कि आनंद उसकी तारीफ करेगा, मगर उसने अपने परिवार के सामने उसे ठीक से देखा भी नहीं था। नाश्ते की मेज पर चुप्पी छाई हुई थी। तभी आनंद की भाभी जूही बोली, मम्मी आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर श्वेता और बच्चे की देखरेख कर लेंगे। सुधा गुस्से से बोली, तुम कौन होती हो जूही, श्वेता की देखरेख करने वाली? श्वेता और उसके बेटे का हक है इस घर पर। जूही मेहमानों के सामने कट कर रह गई थी। ज़ारा मन ही मन खुश थी कि उसे इस घुटन भरे माहौल में रहना नहीं पड़ेगा। ज़ारा ने श्वेता को 2 बार ही देखा था, पर दोनों ही बार वह उसे बेहद घमंडी लगी थी। ज़ारा मन ही मन सोच रही थी कि क्या इस घर में बहुओं का यही हाल रहता है? नाश्ते के बाद जूही ज़ारा के कमरे में आकर बोली, देखो ज़ारा, मम्मी जी थोड़ी सी श्वेता को लेकर सेंसिटिव हो जाती हैं, पर वे दिल की बुरी नहीं हैं। तभी आनंद बोला, भाभी जल्दी से कॉफ़ी बना दीजिए, नाश्ते की मेज पर तो मूड खराब हो गया।
आनंद एक मंगेतर के रूप में जारा को अजनबी सा लग रहा था। कॉफी पीते ही वह हॉस्पिटल चला गया था। श्वेता अपने बेटे को लेकर 3 दिन बाद आ गई थी। श्वेता का प्रेम विवाह था जो असफल हो गया था। आनंद से ही जारा को पता चला कि श्वेता घर आ गई है, मगर ऑफिस के कारण उसे लगा कि वह रविवार को चली जाएगी। रविवार को जब जारा घर पहुंची तो जारा ने महसूस किया कि श्वेता के आने के बाद घर की हवा और अधिक घुट गई है। अभी जारा जूही से बात ही कर रही थी कि जारा की होने वाली सास सुधा बोली, जारा, तुम्हारी दीदी को हॉस्पिटल से आए हुए 2 दिन से अधिक हो गए हैं। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उसके हालचाल कम से कम फोन पर ही पूछ लेती? आनंद बोला, मम्मी, मैंने ही जारा से बोल दिया कि तुम फोन के बजाय आकर ही मिल लेना। जारा और आनंद जब श्वेता के कमरे में पहुंचे तो जूही बच्चे को गोद में लिए हुए थी और श्वेता फोन पर किसी से चैट कर रही थी। जारा को देखकर उसने अनदेखा कर दिया और आनंद से बच्ची की देखभाल की बातें करने लगी। जारा अपमानित सी बैठी रही और फिर उठकर बाहर बैठ गई। आनंद को जारा का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। आनंद के अनुसार जारा को इस परिवार का हिस्सा बनना है तो कोशिश भी उसे ही करनी पड़ेगी। आनंद पूरे रास्ते जारा को बहू के फर्ज के बारे में समझाता रहा। देखो जारा, हम अलग जरूर रहेंगे, मगर तुम्हें पहले मेरे घर वालों का दिल जीतना होगा। जारा को मन ही मन आनंद का यह रूप बेहद अनजाना सा लग रहा था। मंगनी के 1 माह बाद ही जारा को समझ में आ गया था कि इस मोर्चे पर उसे अकेले ही डटना होगा। जारा के घर पर भी आनंद बेहद फॉर्मल बना रहता था। जारा की छोटी बहन सलोनी बोली, जीजू, आप लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? आनंद बोला, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। जारा रास्ते में बोली, आनंद, मंगनी होते ही तुम्हारा प्यार भी एकाएक गायब हो गया है। आनंद बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं और तुम क्या कहीं भागे जा रहे हैं? हनीमून लोग अकेलेपन के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए जाते हैं। हम दोनों तो अपने फ्लैट में ही हनीमून कर लेंगे। मंगनी के बाद के दिन बोरियत और घुटन से भरे हुए थे और रातें मनोहार और बेताबी में बीत जाती थीं। कभी आनंद बिजी होता तो कभी उसका मूड खराब रहता। मंगनी होते ही आनंद की जारा से उम्मीदें बहुत बढ़ गई थीं। जारा जब भी आनंद के घर जाती तो वह ये देखकर चौंक जाती कि जूही भाभी को पूरे दिन सजी धजी गुड़िया बनकर रहना पड़ता था। कभी मौसी सास तो कभी बुआ सास तो कभी जेठानी या कोई ननद घर पर बनी ही रहती थी। जारा को समझ आ गया था कि आनंद के घर पर शारीरिक थकावट तो नहीं थी, पर मानसिक निष्क्रियता बहुत अधिक थी। जारा की होने वाली सास सुधा हमेशा जारा को कुछ न कुछ समझाती रहती। जारा, तुम शादी के बाद अलग जरूर रहोगी, मगर इस घर के संस्कारों को निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिना नहाए रसोई में कुछ मत पकाना। मंगलवार और शनिवार को अंडा भी मत छूना। और हर पूर्णमासी को घर की बहू मंदिर में सुबह सवेरे खाना देकर आती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अलग रहने पर भी हमारे घर के संस्कारों को भूलोगी नहीं। जारा को लग रहा था कि वह शादी करेगी या कोई गुलामी, उसका तो जिंदगी जीने का तरीका ही बदल जाएगा। मगर जारा ने यह सोचकर विचार झटक दिया कि शादी के बाद वह अपने फ्लैट में अपने हिसाब से रहेगी। अगले दिन जब जारा दफ्तर के लिए तैयार होने लगी तो जूही का फोन आया। जारा, मम्मी ने तुम्हें एकादशी का व्रत रखने को कहा है। जारा ने बिना कुछ बोले फोन रख दिया था। आज शाम को आनंद और जारा को अपने नए फ्लैट में इंटीरियर देखने जाना था। शाम को जब आनंद आया तो जारा ने आनंद के सामने अपना टिफिन खोला। उसने बड़े प्यार से आनंद के लिए एग करी बनाई थी। टिफिन खुलते ही आनंद बोला, यह क्या? मंगलवार को भी तुमने कुक से अंडे बनवा लिए, और यह क्या, तुमने आज भी बाल धो लिए हैं? जारा को ऐसा लगा मानो सामने आनंद नहीं, कोई पुरातनी अनपढ़ मनुष्य खड़ा हो। जब जारा और आनंद फ्लैट पर पहुंचे तो देखा फ्लैट में बेहद गहमा गहमी थी। जारा को देखते ही सुधा बोली, तुमने तो हमें बुलाया ही नहीं, पर मैं खुद ही श्वेता को लेकर आ गई हूँ। आखिर देखूं तो सही, तुम मेरे बेटे को कैसे फ्लैट में रखोगी? यह क्या, तुमने मंदिर पूर्व दिशा में क्यों बनवाया है? श्वेता का बेटा जोर जोर से रो रहा था और श्वेता मोबाइल में व्यस्त थी। जारा को देखकर श्वेता बोली, इतनी जल्दी इंटीरियर और यह सब काम तुम अकेले रहने के लिए ही कर रही हो ना? कुछ दिन तो ससुराल का मजा भी ले लेती। जारा ने धीरे से बोला, दीदी, मैं तो ना ससुराल और ना ही मायके का मजा लेना चाहती हूँ। मैं तो बस अपने घर में खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। सुधा बोली, जारा, श्वेता अपने पिता के घर पर रहती है, तुम्हारे घर पर नहीं।
तो उसे मायके का ताना देने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ारा को पता था कि आनंद के कान उसकी मम्मी ने भर दिए हैं। आनंद एक प्रेमी के रूप में जितना अधिक निडर था, होने वाले पति के रूप में उतना ही बड़ा दब्बू था। ज़ारा को मालूम था कि अपने परिवार को खुश करने के लिए ही आनंद उससे खुलकर बात नहीं करता था। मंगनी के बाद कभी किसी त्योहार पर तो कभी किसी व्रत के बहाने ज़ारा की सास लगातार ज़ारा को कभी अपने घर बुलाती तो कभी लाव लश्कर के साथ ज़ारा के घर पहुंच जाती। ज़ारा की सास की खातिरदारी करना ज़ारा के घर वालों को बहुत महंगा पड़ रहा था। विवाह तय होते ही आनंद का पूरा परिवार ज़ारा को बच्चे कब और कितने अंतराल में करने हैं इस बारे में सलाह देने लगे थे। ज़ारा इस टोका टाकी से तंग आ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि बहू का रोल करते करते वह चुलबुली व स्वतंत्र ज़ारा कहीं खो गई है। ज़ारा और आनंद की मंगनी जरूर हुई थी, पर हर प्रोग्राम ज़ारा के सास ससुर के अनुसार ही होता था। ज़ारा और आनंद जब भी डिनर पर जाते, आनंद का परिवार भी साथ जाता था। आज ज़ारा की वर्षगांठ थी। सारा आयोजन ज़ारा के ससुराल वालों ने किया था। शाम को पार्टी का आयोजन था। ज़ारा के अंदर इस उत्सव के लिए कोई उत्साह नहीं था। ज़ारा को लग रहा था कि वह एक कठपुतली बनकर रह गई है। दरअसल ज़ारा अपने जन्मदिन पर आनंद के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहती थी, पर आनंद का वही पुराना राग कि परिवार को अच्छा नहीं लगेगा कि वे लोग उनके साथ सेलिब्रेट ना करके अकेले घूमने जा रहे हैं। पार्टी में सब कुछ जगमग था, पर बस सारा का मन बुझा हुआ था। आनंद के परिवार की सब महिलाएं ज़ारा को एक अच्छी बीवी और बहू के फर्ज को समझा रही थी कि वह कितनी खुशनसीब है कि उसे ऐसा ससुराल मिला है। पूरी पार्टी में ज़ारा बस रस्मी तौर पर ही मौजूद थी। ज़ारा को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उसकी आज़ादी और उसका वजूद मंगलसूत्र और सिंदूर के भार के तले दब जाएगा। अगले दिन फोन पर आनंद ने ज़ारा को आड़े हाथों लिया। तुम्हारा मुंह क्यों सूज रहा है? मम्मी ने तुम्हें कितने प्यार से चेन गिफ्ट की, मगर नहीं, तुम्हारा तो मुंह ही बना रहा। ज़ारा मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि संस्कारों का भार बस औरतों को ही उठाना पड़ता है। विवाह के नाम पर बस औरतों की उड़ान पर ही क्यों लगाम लगाई जाती है? क्यों संस्कारों की घुट्टी बस औरतों के लिए ही है? यह सब सोचते सोचते ज़ारा सो गई थी। सुबह जब आनंद सोकर उठा तो देखा ज़ारा का मैसेज था। मैं कसौली घूमने जा रही हूँ। मैं शादी के संस्कारों में उलझकर खुद को खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। आनंद ने तुरंत ज़ारा को फोन लगाया और हंसते हुए बोला, तुम आधुनिक महिलाओं की यही बात होती है। बातें आज़ादी की करती हो, मगर जिम्मेदारियों से भागना चाहती हो। ज़ारा ने कहा, मैं सुबह रंगोली रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। आनंद रेस्टोरेंट में ज़ारा से बोला, यह क्या बचपना है? तुम मुझसे या मम्मी पापा से इजाज़त लेना जरूरी नहीं समझा? ज़ारा बोली, आनंद, शादी का मतलब ये तो नहीं होता कि मैं अपनी खुशी की भागदौड़ तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के हाथों में थमा दूं। यह बात देर से ही सही मगर समझ आ गई है। संस्कार के नाम पर अब मैं और अधिक अपना वजूद छलनी नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि सिंदूर और मंगलसूत्र का भार इतना अधिक होता है। विवाह के बाद मैं इस मंगलसूत्र और सिंदूर का भार नहीं उठा पाऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के स्वीकार कर सकते हो तो बता देना। आनंद बिलबिलाते हुए बोला, क्या तुमसे एक पत्नी और बहू के तौर पर कुछ उम्मीद रखना गलत है? अगर मेरा परिवार तुमसे एक अच्छी और संस्कारी बहू की उम्मीद लगाए हुए है तो क्या गलत है? और फिर तुम यह क्यों भूल जाती हो कि मेरे परिवार ने मेरी इच्छा का सम्मान रखा और तुम्हें अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया था। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे साथ बस घूम फिर कर टाइम पास भी कर सकता था, मगर शायद तुम जैसी आधुनिक लड़कियों को शादी की जिम्मेदारी पैरों में पड़ी बेड़ियों जैसी लगती है। ज़ारा बोली, मैं शादी माँ बनने के लिए या व्रत रखने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के अनछुए पहलुओं को छूना चाहती थी। आनंद गुस्से में बोला, तुम मेरे और मेरे परिवार को क्या जवाब दोगी? ज़ारा बोली, खुद को रोज रोज जवाब देने से तो अच्छा है कि मैं दोनों परिवार को एक ही बार जवाब दे दूं। मंगनी के बाद भी मैं एक इंसान ही हूँ, कोई गूंगी गाय नहीं हूँ। अगर तुम मुझे जैसी मैं हूँ वैसे ही स्वीकार कर सकते हो तो मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगी, नहीं तो मैं अपनी जड़ें किसी और जमीन में जमा लूंगी। मैं नहीं चाहती कि कुछ छोटी छोटी बातों के कारण हमारे बीच जो अतीत के खूबसूरत लम्हे थे वे भी खराब ना हो जाएं। ये कहकर ज़ारा ने आनंद के हाथ में अपनी उंगली से अंगूठी निकाल कर पकड़ा दी। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।